स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का मैथ्स का टर्म 2 के लिए। कोड है 041। ठीक है, तो 3 सेक्शन है ABC। सेक्शन ए में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सेक्शन ए। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से है। तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है, चॉइस है। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है log x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि log x है और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक +1 एंड -1 लिख देंगे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, एक बार आप log x प्लस 1 को 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ डिवाइड करके लिखेंगे एंड एक बार -1 को भी 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ डिवाइड में लिखेंगे। यानी कि जब ऊपर 2 टर्म्स हो और नीचे सिंगल टर्म हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार a को c के साथ डिवाइड में लिख सकते हैं और एक बार b को c के साथ। तो वही हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो एक बार हमने log x प्लस 1 को 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर के साथ लिखा है, फिर एज ही 1 को भी हमने डिनोमिनेटर के साथ लिखा है। अब जब भी हमने इसको स्प्लिट किया तो इस पे भी इंटीग्रेशन लगता है और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगता है। तो इसके साथ भी हम dx लिख देंगे और इसके साथ भी हम dx लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से तो क्या होगा कि ये log x प्लस 1 एक बार और नीचे 2 बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मेनली इंटीग्रेशन इस पार्ट का करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसे तो किसी आइडेंटिटी या किसी तरीके से नहीं सॉल्व होता इंटीग्रेशन, तो इसमें हम आइलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तो 1/1 प्लस लॉग एक्स है, एक अपनी तरफ से हम ना 1 ले लेंगे। ठीक है, ताकि 2 मिल जाए हमें u और v। तो आइलेट का फॉर्मूला तो सबको आता होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो फंक्शन आएगा, जैसे i मीन्स इनवर्स, l मीन्स लॉग, a मीन्स एल्जेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो एल्जेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक पहले आया है ना, तो उसको हम u लेंगे एंड एल्जेब्रिक बाद में है तो उसको v लेंगे। तो u और v में हम पहले u को एज इट इज लिखते हैं एंड v का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। v का इंटीग्रेशन लेते हैं, डेरिवेटिव नहीं, v का इंटीग्रेशन लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। फिर हम क्या करते हैं, ओवरऑल इंटीग्रेशन लेते हैं, अंदर लेते हैं u का डेरिवेटिव और फिर इसी के इनटू में लेते हैं v का फिर से इंटीग्रेशन और फिर से ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देते हैं इस पूरे का। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, u और v में u क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसे तो हमें एज इट इज लिखना है। 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को एज इट इज लिखना है। v क्या है, 1 है, तो 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x। ठीक है, फिर माइनस ये x है, फिर माइनस u का डेरिवेटिव, u क्या है हमारे पास 1/1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए
अगर हमारे पास है 1/1 प्लस लॉग एक्स, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? पहले तो हम इसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पूरे टर्म को x मान लेते हैं, तो ये 1/x है। 1/x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता था? -1/x²। ये तो सबको पता होगा, जब भी इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x² मिलता है। तो क्योंकि हमारे पास x तो क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये मिलेगा हमें -1/1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और क्योंकि हमने इसको x माना है ना, तो इसका फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के थ्रू। तो यानी कि पहले तो हमें मिलेगा -1/1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में log x का जब मैं फर्दर डेरिवेटिव करूँगी तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/x। और फिर क्या लेते हैं हम? v का इंटीग्रेशन अभी किया था, x आया था, ठीक है। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो था ये तो ऑलरेडी एज इट इज लिख देंगे ना हम यहाँ पे, -1/1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या है? प्लस है, और ये माइनस है, सेम टू सेम। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा? x/1 प्लस लॉग एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? जो आंसर होगा फाइनल, x/1 प्लस लॉग एक्स का, और साथ में इंटीग्रेशन है तो सम कांस्टेंट c। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने पहले तो ये वाली ट्रिक लगाई है, देन हमने क्या किया है, जब ये वाला पार्ट आया हमारे पास उसमें आइलेट लगाया है। आइलेट के थ्रू क्या हुआ है कि जो ये वाला पार्ट था ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जस्ट ये बचेगा, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड करना इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन √9 - cos 4x। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, जो इंटीग्रेशन करना है sin 2x अपॉन में √9 - cos स्क्वायर x। तो आपको ये इंटीग्रेशन सम इस टाइप का लग रहा है कि जहाँ पे नीचे ना a² माइनस x² आए है ना, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। एंड यहाँ पे cos 4 है, सॉरी। और cos 4 को अगर स्क्वायर में चेंज करना है तो cos स्क्वायर x पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर, ताकि ये आइडेंटिटी हमें मिल जाए, है ना। और ऊपर क्या है? dx। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी होते हैं ना, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम अगर cos स्क्वायर x को t मान लेंगे तो ये sin 2x dx dt आ जाएगा। तो इसको आप साइड में कर लेना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos स्क्वायर x को t लेट कर लेंगे। तो इससे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos स्क्वायर x है तो इसको जस्ट x मानो, तो x का स्क्वायर क्या होता है? पहले 2 पावर आगे आती है एंड फिर x तो हमने cos x को लिया ना, तो पहले पावर आएगी, फिर cos x आएगा, एंड फिर क्योंकि cos x को हमने x माना है तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन आएगा sin x, एंड माइनस में आता है, और साथ में dx आएगा। और यहाँ पे देखिए t का करेंगे, तो हम क्योंकि डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो एज इट इज आ जाएगा -2x sin x, बट t का जब हम करेंगे तो dt/dx आएगा, और ये dx हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 2 cos x sin x sin 2x की आइडेंटिटी होती है, तो ये sin 2x होता है, और ये नेगेटिव हम यहाँ भेज देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया हमने, जस्ट कुछ नहीं किया है। तो sin 2x dx तो हमारा क्या आ गया? dt, एंड नेगेटिव आ गया, एंड t का स्क्वायर यानी एज इट इज लिखेंगे, एंड cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर x को हमने t लेट किया था, तो ये t² आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए, ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में क्या है? माइनस जब होता है dx/a² - x², तो होता है साइन इनवर्स x/a। x यहाँ पे t है और a यहाँ पे 3 है, और बाहर क्या है? माइनस का, प्लस का c। लास्ट में हम क्या करेंगे? t के प्लेस में जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वो रख देंगे। t क्या लिया था हमने? cos स्क्वायर x को,
एंड ए क्या है 3 प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो देखिए इसका आंसर भी है x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, फर्स्ट का आंसर है। ये आपको मार्किंग स्कीम भी दी है, पहले आपको इसे ऐसे स्प्लिट करना है तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। देन आपको इस पे आईलेट लगाना है, तो इसमें आईलेट लगाने से ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये बचेगा, तो ये फाइनल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे 1.5। सेम ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स को आपने टी लेट करा, ठीक है ना, तो साइन 2x आ जाएगा -dt। देन आप आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये भी इसमें मार्किंग स्कीम आपको ऐसे से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द सम है, ये सम एंड सम ऑफ द किस किस का सम निकालना है। एक तो ऑर्डर का, ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑर्डर एंड डिग्री का आपको सम फाइंड करना है। तो इसके लिए मेनली आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ना d/dx और dy/dx लिखा है, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्व नहीं है, पहले हमें इसे कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, देन हम इसका ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। तो d/dx जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से d/dx करूँगी तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव होता तो इसका d/dx करते तो हमें थर्ड डेरिवेटिव मिलता, और ये 5 तो एज इट इज लिखना है। ओके, तो जस्ट dy/dx का बोला था, इसका तो नहीं बोला ना, तो हम जस्ट इसका d/dx करेंगे। अब ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताएंगे। तो देखिए ऑर्डर तो आपको पता होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ तो जस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं, तो ऑर्डर तो इसका कितना होगा 2। एंड डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर होती है, इस पर कितनी पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। कंडीशंस होती है डिग्री के लिए कि डिग्री में क्या होता है कि एक तो ऑर्डर जो y है, ये y, इसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा dy/dx या कोई भी डेरिवेटिव, यहाँ पे मैं n लिख देती हूँ, कोई भी डिफरेंशियल कॉएफिशिएंट जो होता है वो भी, उसकी पावर भी क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए इसकी पावर ग्रेटर देन 1 नहीं है ना, तो यानी इसकी डिग्री 1 ही होगी। ओके, तो यहाँ अब हम इस क्वेश्चन में इसका सम बोला है, तो सम के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, तो 2 और 1 कितना आ गया 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा 3 होगा। तो इसके कुछ कंडीशंस होती है डिग्री 1 के ना होने की, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे डिग्री ही पूछी थी, तो लीनियर नॉन लीनियर का इसका आपको करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। आगे देखिए, तो ये यहाँ पे सॉल्व भी हो रखा है। पहले d/dx देखिए, वैसे तो आपको दिख रहा होगा ये सिंगल ऑर्डर, बट इन्होंने इसका डेरिवेटिव किया है, तब जाके ये क्या बना होगा, डबल डेरिवेटिव बना होगा, तभी इसका ऑर्डर कितना आया है 2, और इस पे पावर जो है वो 1 है, एंड सम फाइंड करना था तो 3 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड बी, ये यूनिट वेक्टर गिवन है और आपको प्रूव करना है इनका सम का, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो 2 cos θ/2 आएगा। तो सबसे पहले तो हम इस सम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका सम लिखेंगे। ठीक है, और जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो ना इनका, तो हम इसी को इसके साथ डॉट में लेते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, तो हम इसकी एक आइडेंटिटी लगाएंगे, वेक्टर a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जब भी 2 यूनिट वेक्टर का डॉट सेम के साथ होता है, तो हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये अभी आपको याद रखना है। तो जब ये इससे होगा डॉट में, तो ये आ जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर, सेम ऐसे b से होगा तो वेक्टर b का स्क्वायर, एंड साथ में एक बार a b के साथ होगा डॉट में, एंड एक बार b a के साथ होगा, तो 2a डॉट b। तो इसकी आइडेंटिटी आप याद रखना, ये होती है। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब सेम वेक्टर्स प्रोडक्ट में होते हैं डॉट में, तो हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पे होल स्क्वायर। एंड वेक्टर ए क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर करूँगी तो 1 ही मिलेगा।
ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। जब भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो 1 होता है, ठीक है, और इस पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, और साथ में 2a डॉट बी। अच्छा, a डॉट बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b होता है अगर, तो पहले वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर साथ में होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो 2, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूँ तो 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी बोलूँ तो 1 आएगा, साथ में 1 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1 + 1 2 + 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 1 + कॉस थीटा, एंड हाफ एंगल फॉर्मूला आपको आता होगा, 2 × 1 + कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसे हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते आप क्योंकि थीटा के साथ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आया आपके पास a + b का होल स्क्वायर, जबकि आपको होल स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ a + b का मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो ये होल स्क्वायर जब यहाँ हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा इस पर, ठीक है। तो देखिए जब इस पे स्क्वायर हटेगा तो इस पे जब रूट लगेगा, √4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे क्या होगा, 4 का रूट हटेगा तो 2 आएगा, और कॉस स्क्वायर है तो एक सिंगल कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये 2 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा से है। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना होता है किसी लाइन का, 3D ज्योमेट्री है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होती है, ठीक है। तो यानी कि हमें x को आगे लिखना होता है और नंबर को पीछे लिखना होता है, और x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि x हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो x नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, और 3 जो है वो माइनस में हो जाएगा, अपॉन में -1 है तो 1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो y सिंगल नहीं है ना, जबकि मुझे y सिंगल चाहिए, तो इस y का जो 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, एंड यहाँ की है तो इसमें भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, एंड z तो ऑलरेडी है ही, z -0 लिख सकते हो अपॉन में 4, तो z में तो ना तो माइनस साइन है और ना ही कोई कोफिशिएंट है। देन अब देखिए, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, फाइनल x - 3/1, y -1/2 एंड z/4। तो देखिए जो भी डिनोमिनेटर में होते हैं ये होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे 1 1 4। अब डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो भी डायरेक्शन रेशियो होता है उसको अगर हम √a² + b² + c² कर देंगे तो ये मेरा L1 आ जाएगा, L आ जाएगा। ऐसी m फाइंड करना है तो b को √a² + b² + c² से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे ही n भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जब मैं √a² + b² + c² फाइंड करूँगी तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 आएगा, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और उसका रूट करेंगे तो आपको मिलेगा √18, और √18 को आप लिख सकते हैं 3√2। तो आपको डायरेक्शन रेशियो के नीचे सब में 3√2 लिख देना है, तो L आ जाएगा 1/3√2, M आ जाएगा 1/3√2, एंड लास्ट N आ जाएगा 4/3√2। तो ये क्या होंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो निकल जाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन भी इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी हो रखा है। पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, देन आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, और लास्ट में आप किसे क्या करेंगे, √a² + b² + c² से डिवाइड कर देंगे। a क्या है, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, b क्या है, सेकंड, एंड यानी ये ABC आया ना आपके। तो ये सबको डायरेक्शन रेशियोज को इससे डिवाइड करना है, तो 3√2 आएगा, सबको 3√2 से डिवाइड कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से है, 5th क्वेश्चन सेक्शन ए का। तो देखिए एक बैग है, इसके अंदर 1 रेड बॉल है, 1 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको, किसके लिए? नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए। अगर आपने 2 बॉल निकाली रेंडमली, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक्स चूज करना पड़ेगा। किसके लिए? एक्स यहाँ पे रेड के लिए है, ठीक है। और रेड हमें पता है सिर्फ 1 है, तो या तो रेड आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो या तो नो रेड या 1 रेड, तो यानी एक्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। अगर हम एक्स 0 लेते हैं, यानी कि एक्स 0 का मतलब समझ गए ना, नो रेड बॉल, नो रेड बॉल। तो ये ध्यान रखना है, अगर रेड के लिए बोला है ना, तो रेड तो एक ही है, तो या तो नहीं आएगी या आएगी। अगर ये बोलते वाइट के लिए, तो वाइट के लिए फिर कितने ऑप्शन होते, या तो 0 या 1 या 2 या 3, क्योंकि 3 तक है। बट यहाँ पे रेड के लिए बोला है, इसलिए 0 और 1 ही लेंगे। तो x 0 का मतलब जहाँ पे रेड बॉल ना आए। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ x की, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर रेड बॉल नहीं आ रही है, तो देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको समझ ही आ गई होगी, 1/4, क्योंकि टोटल 4 आउटकम्स है ना। और अगर मैं वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ नो रेड बॉल, तो नो रेड बॉल का मतलब रेड बॉल तो आएगी ही नहीं, तो सिर्फ सारी की सारी क्या आएगी, 3/4। यानी कि फर्स्ट टाइम जब मैंने बॉल पिक करी, तो मेरे पास फर्स्ट वाइट बॉल आई होगी 3/4, ठीक है। अब तो इन्होंने तो 2 बॉल निकालने होगा, यानी जब मैं सेकंड बार पिक करूंगी तो भी वाइट ही आई होगी, क्योंकि इस केस में तो रेड आई नहीं है। तो फर्स्ट केस में भी रेड ही वाइट ही आई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। बट क्वेश्चन क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अब जब आपने ये फाइंड कर लिया होगा वाइट बॉल, तो जो सेकंड वाइट बॉल आई है वो 4 में से चूज नहीं होगी, वो 3 में से चूज होगी, ठीक है। तो 3/3 लेंगे, ये तो फिक्स रहेगा, बट ये कम हो जाएगा क्योंकि एक इवेंट हो चुकी है और उसके बाद दूसरी हो रही है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता ना, तो 3/4, दूसरी बार भी 3/4 आता। बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फर्स्ट वाइट बॉल जब निकाली होगी, फर्स्ट वाइट बॉल, तो 3/4 आई होगी। बट जब सेकेंड वाइट बॉल निकाली होगी, तो एक कम हो गई होगी, 3 में से 3 आई होगी। तो ये सॉल्व कीजिए। अच्छा, 3 में से एक 3 तो निकल गई ना, तो इसका देखिए आंसर, अच्छा इसमें से भी एक कम हो जाती है कंडीशनल में, यहाँ भी एक कम हो जाएगी। जब कंडीशनल करते हैं तो इसमें से भी एक कम करते हैं और यहाँ से भी एक कम हो जाती है। तो कितना आएगा, 2/3। तो कंडीशनल आप याद रखना, 3/4 लिखा है, तो सेकंड टाइम 4 में से ये एक कम हो गई और इसमें से भी एक कम हो गई। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2/4 का मतलब हाफ होता है, ठीक है। अब सेकंड टाइम अगर x1 होगा, तो इसका देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए अगर x हमारा 1 हुआ, अगर x कितना हुआ 1, यानी कि अब की बार क्या होगा, एक रेड बॉल फर्स्ट टाइम पे जब हमने निकाला होगा, क्योंकि 2 बॉल निकालनी है ना, तो 2 बॉल में से एक बार रेड बॉल आई होगी, और एक ही रेड बॉल है तो एक ही बार आई होगी। सेकंड टाइम कौन सी आई होगी, वाइट बॉल आई होगी। तो पहले रेड बॉल अगर आई, तो पहले रेड बॉल का मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने की थी 1/4, और जब हमने एक रेड बॉल निकाली, तो सेकंड जो होगी वो क्या होगी, हमारी वाइट बॉल होगी। अब वाइट बॉल देखिए यहाँ से एक कम हो गया, ठीक है। और क्योंकि वाइट बॉल यहाँ नहीं आई है ना, यहाँ नहीं आई, पहले वाले में तो आ चुका था पहली वाइट, बट यहाँ नहीं आई है, तो ये 3 ही रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो पहले रेड आई होगी,
देन आपने उसके बाद वाइट निकाली तो यहाँ तो एक कम होगा, बट क्योंकि वाइट यहाँ नहीं आई है तो इसलिए वाइट में तो जितनी थी 3 थी तो 3 ही रहेगा। या फिर क्या हुआ होगा, पहले वाइट निकाली होगी, या तो पहले रेड निकाली बाद में वाइट, या पहले वाइट होगी और उसके बाद आपने रेड निकाली होगी। तो देखो पहले वाइट निकाली होगी तो पूरा 3/4 होगा, और उसके बाद रेड निकाली तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 3, एंड रेड में ऊपर कितना है 1, रेड का 1 इसलिए क्योंकि यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल तो ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये भी 1/4, 1/4 को 1/4 से ऐड करेंगे तो 1/2। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो पहले x लिखते हैं, एक बार 0 और एक बार 1 रेड के लिए है क्योंकि, एंड प्रोबेबिलिटी 0 के लिए निकाली तो हाफ आई थी, एंड 1 के लिए निकाली तो भी हाफ आई, तो ये हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ से एक कम करते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक कम करते हैं, लेकिन क्योंकि वाइट यहाँ पे नहीं यूज हुआ इसलिए यहाँ पे कम नहीं किया, ऐसे रेड यहाँ पे यूज नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे भी कम नहीं करना। बट जो फर्स्ट केस था वहाँ पे आपका वाइट यहाँ पे आ चुका था इसलिए हमने यहाँ पे एक कम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी से ही है। तो ये हमारा सीबीएसई की तरफ से जो इश्यू हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी 2 कार्ड निकाले गए हैं, किसमें से 52 कार्ड में से, 52 कार्ड में से हमने 2 निकाले हैं कार्ड, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये भी आपके विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी यहाँ पे भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड हो और जो सेकेंड कार्ड निकाला है वो जैक हो। तो आपको कार्ड के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। कार्ड के अंदर देखिए रेड कार्ड की बात करें तो 26 रेड कार्ड होते हैं, इस 26 में से जो 4 होते हैं वो जैक होते हैं। ठीक है, नहीं रेड में टोटल 4 जैक होते हैं तो रेड के 2 जैक होते हैं। तो इस 26 में से 2 रेड जैक है और बाकी 24 नॉन जैक होंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल जैक 4 होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं, तो 26 में से 2 तो रेड जैक होंगे और 24 नॉन जैक होंगे। ठीक है, होंगे रेडी बट वो नॉन जैक होंगी। ठीक है, तो हमें तो ये समझ आ गया कि टोटल जैक बोले तो 4 है, बट उसमें से 2 रेड है एंड 2 कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो 2 कार्ड निकालने हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना है, सिंपल है। 52 कार्ड में से हमने 2 कार्ड निकालने हैं, जिसमें से पहला कार्ड रेड हो और सेकंड कार्ड जैक हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हमने कार्ड निकाला, ठीक है, वो क्या था, वो रेड जैक था। फर्स्ट कार्ड जो निकाला हमने कार्ड 1 वो कैसा था, रेड जैक था, क्योंकि जब हमने इन रेड कलर में से कार्ड निकाला हो, क्या पता यहाँ पे रेड जैक आया हो, क्या पता निकालने पे नॉन जैक आया हो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास रेड जैक आया हो पहला कार्ड। ठीक है, और फिर क्या हो, जब हमने उस कार्ड 1 के बाद सेकंड कार्ड जब निकाला हो तो वो कैसा निकला हो, वो जैक निकला हो। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना एक तो आना ही चाहिए रेड, तो ये तो आ गया होगा रेड में से रेड जैक आ गया होगा, बट सेकंड कार्ड जैक आना चाहिए तो वो तो जैक ही आया होगा। या फिर हमने शुरू में जो रेड कार्ड निकाला वो रेड तो था बट वो नॉन जैक था। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड कार्ड निकाला हो वो हमारा जैक ही होगा। तो देखिए अगर रेड जैक निकाला तो रेड जैक देखिए कितने है, 2 है ना, और कितने में से है, 26 में से, तो 2/26। और जैक देखिए टोटल 4 होते हैं और एक जैक निकाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 26 क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो 26 में से एक कार्ड जा चुका है ना, तो यानी कि कितना बचेगा, नहीं ये तो 4 में से है ना, फर्स्ट कार्ड रेड जैक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड अगर रेड जैक है तो रेड जैक हमारे पास कितने थे, 2, और अच्छा टोटल कार्ड कितने थे, 52 में से निकाला ना हमने, तो
तो 2/52 होगा। और सेकंड जो जैक कार्ड होगा वो 52 में से एक कम हो गया कार्ड, क्योंकि रेड की फॉर्म में चला गया, और वो 4 हो गया, तो वो भी क्योंकि एक जैक इसमें आ चुका होगा तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा। तो देखिए 26 में से नहीं, हमें 52 कार्ड बोला है ना, तो 52 कार्ड में से चेक करना है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 52। तो 52 में से अगर हम रेड जैक की पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, तो रेड जैक कितने हैं, 2 है, तो 2/52। अब क्योंकि कंडीशनल है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो ये 52 के बजाय कितना हो गया, 51। और जैक कितने थे, जैक हमारे पास वैसे तो 4 है, ठीक है ना, बट यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बोली, सिर्फ जैक बोला है, तो यानी कि हम 4 में से कितने लेंगे, 3 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे जा चुका है जैक, चाहे वो रेड की फॉर्म में गया बट जा चुका है, इसलिए यहाँ हम 4 में से एक कम करेंगे, यहाँ भी कम करेंगे और इस साइड भी कम करेंगे। या फिर नॉन जैक होगा, तो 52 में से नॉन जैक कितने हैं, 24। अब कंडीशनल है तो 52 की बजाय कितना बचेगा, 51, है ना। और जैक अब 4 है, और 4 में से क्या नॉन जैक जा चुके हैं, यहाँ पे नहीं गए, देखो यहाँ जैक और यहाँ पे नॉन जैक आए हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पे कम नहीं होएगा, 4 के 4 ही रहेंगे। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, सॉल्व करके कितना आएगा। तो फर्स्ट 2/52, फिर 3/51, फिर या तो हमने फर्स्ट रेड नॉन जैक लिया होगा 24/52, और सेकंड जैक कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे जैक कार्ड नहीं आया था इसलिए यहाँ पे एक कम नहीं होगा, यहाँ पे आ चुका था इसलिए एक कम हुआ, ये ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल आंसर सॉल्व करके कितना आएगा, 1/26। तो ये आप करिए, ये सेक्शन ए है, इसका सेक्शन BCD हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को।